तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में फाइनल परीक्षा होने वाला है ना, तो जो आप लोगों का हिंदी का सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी के सब्जेक्ट में जो 100% ऑब्जेक्टिव टकरा जाए ना, वैसे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए। और यह है ना कि आप लोगों का जो बिहार बोर्ड का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर होता है, जिसे हर एक बार आप लोगों के एग्जाम में ना डिट्टो क्वेश्चन छपते हैं, जो आप लोग के एग्जाम में छपते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो अगर आप लोग फाइनल परीक्षा में चाहते कि जबरदस्त तैयारी और डिटो जाकर एग्जाम में छप जाए ना, तो आप लोग आज वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग घोर कर पी जाइए, कैसे भी कर मतलब उसे याद ही कर जाइए, क्योंकि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है और डिटो प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर में नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है क्या कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति या यह पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि यह पंक्ति है। जो यह पंक्ति है ना, यह किसके द्वारा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसके द्वारा है रचित। तो याद रखिए कि ये जो पंक्ति है ना, यह कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से कि लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी के केंद्रीय पात्र है। जो लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी कौन से पार्ट का ना केंद्रीय पार्ट है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि जो लक्ष्मी है वह क्या है कि ढहते विश्वास में ही तो उसका मतलब कि बात किया गया है, तो ढहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 है कि गुणवाचक विशेषण है। पूछा है कि गुणवाचक मतलब कि गुण बता रहा है, वह विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो गुणवाचक जो विशेषण यहाँ पर होना जाएगा वो हो जाएगा कि अच्छा क्या है। आप लोग कहते हैं ना कि वह लड़का अच्छा है या वह लड़की अच्छा है, मतलब आप लोग उसका गुण बताते कि हाँ कि वह अच्छा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हो। तो 4 है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। पूछा गया कि स्वर संधि का इन 4 में से कौन सा जो है ना कि उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि वाक्पति जो है ना, यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो 5 है कि क्या है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर इठलाती, यह पंक्ति पूछेगा कि यह पंक्ति जो है ना, यह किसका पंक्ति है। तो यह किसका पंक्ति है? तो यह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी का पंक्ति है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, तो 6 इस प्रकार से कि पंडित बिरजू महाराजा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। जो पंडित बिरजू महाराजा जो नाटक के लिए प्रसिद्ध थे ना, मतलब नृत्य के लिए, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म ना आप लोग याद रखिए 1938 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो यह भी याद रखिए कि लखनऊ घराने में हुआ था। कहां पर? लखनऊ घराने में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते तो 7 है कि अशुद्ध शब्द है। पूछा गया कि अशुद्ध शब्द जो है ना, इन 4 में से कौन सा जो है ना कि अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द याद रखिए कि बी यानी कि श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से कि मैक्समुलर ने डॉट डॉट वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। जो मैक्समुलर है ना, भारत स्वयं क्या सीखे पाठ के लेकर, तो वह उन्होंने मतलब कितने वर्ष के उम्र में ना उन्होंने क्या किया था कि संस्कृत का अध्ययन पढ़ना उसको स्टार्ट किया था। तो कितने वर्ष के उम्र में? तो याद रखिए कि 18 वर्ष। जब 18 साल के हो गए थे ना, तो वह संस्कृत का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है ना, वो पूछा गया है कि क्या रहा है। तो याद रखिए कि फ्रांस कहाँ जाते हैं लेखक? तो आवनियो। तो आवनियो कहाँ? आवनियो। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से कि जीत जीत में नखरक पाठ की विद्या है। जीत जीत में निकल तू पाठ की विद्या क्या है? तो इसमें क्या है कि पंडित बिरजू महाराजा जी का साक्षात्कार होता है, मतलब कि इंटरव्यू लिया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है। तो सिंपल है कि जो हिरोशिमा कविता के लेखक है ना अज्ञे जी, वही तो हिरोशिमा में बताते हैं कि मानव क्या है कि मानव का ही दुश्मन है, मतलब कि परमाणु बम बनाकर हिरोशिमा पर गिरा दिया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते तो 12 इस प्रकार से है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्द के जो पहले आता है उपसर्ग होता है। तो अधर्म पढ़ के देखिए अधर्म, अधर्म तो क्या आएगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से कि लिखाई में कौन सा पड़ता है, लिखाई में पूछा गया है कि कौन सा पड़ता है। तो पड़ता उपसर्ग होता है पहले जो आता है और पड़ता होता है जो लास्ट में आता है। तो लिख आई, लिख आई, आप लोग पढ़ के देखिए, लिख आई तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 है कि अति सुदो स्नेह के मारक है जही ने कुछ सयानन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि का है कि अति सुदो स्नेह को मारक है जही ने कुशयान बाक नहीं। ये जो पंक्ति है ये किसका है, तो यह पंक्ति याद रखिए कि घनानंद जी का है। किसका है, घनानंद जी का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते तो 15 है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1916 में हुआ था। कहाँ पर, 1916 में हुआ था। और कहाँ था, अपने पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 है क्या है कि हिंदी के आदि कवि है। पूछा गया है कि हिंदी के जो है ना वो आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि याद रखिए कि चंदरबदाई है। कौन है, चंदरबदाई है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 इस प्रकार से कि सावरदैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदैया है ना तो वह किस भाषा के जो है ना कि सफल कहानीकार है। तो सावरदैया आप लोग कौन से भाषा में उनके कहानी पढ़े हैं, तो आप लोग कहिए कि राजस्थानी। कौन सा है, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो 18 की साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट डॉट भूमिका है। पूछा गया कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका है, तो सिंपल है कि निर्णायक है। कैसी भूमिका है, निर्णायक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो 19 है कि रंगपप्पा था। पूछा गया कि जो रंगपप्पा था ना तो रंगपप्पा क्या था, तो रंगपप्पा सिंपल है कि वह एक जुआरी था। क्या था, जुआरी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का है। और इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का ना क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग घोर कर कैसे भी याद कर लीजिए। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ना दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 में क्या कि शुद्ध वाक्य। पूछा गया कि शुद्ध वाक्य जो है ना इन चारों में से वह कौन है। तो शुद्ध वाक्य याद रखिए कि इसमें से कि रोटी ताजी है। रोटी ताजी है ना, यह एक शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते तो 21 है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। जो लेखक यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी है ना तो उनके घर में मछली कौन खाता था, तो सिंपल है कि उनके पिताजी। पिताजी क्या जाते हैं कि बाजार से 3 मछली खरीद कर ले आते हैं। तो राइट आंसर भी हो जाएगा पिता। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 जो है ना वो इस प्रकार से कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। जो लेखक के रिश्तेदार है ना यानी कि अमरकांत जी है ना, बहादुर के लेखक अमरकांत जी है, तो अमरकांत जी के रिश्तेदार बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगा, मतलब कि पैसे का ही लगाते हैं आरोप। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पैसे चुराने का। और कितने रुपए चोरी का आरोप लगाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो 23 है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। सिंपल है, मेरे बिना तुम प्रभु जो लास्ट है ना उसके लेखक कौन है, तो यह रैनन मारिया रिल्के है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का पूछा गया कि उदाहरण कौन सा नहीं है, तो राजपुरुष तत्पुरुष का है, पवन पुत्र भी है, वनवास भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो चौराहा है ना यह दीर्घु समास, क्योंकि 4 राहों का जो मेल होता है उसे चौराहा कहते हैं। तो यह क्या है, दीर्घु समास हो गया, तो यह तत्पुरुष नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ते हैं तो 25 इस प्रकार से कि अव्ययभाव समास में डॉट डॉट प्रधान होता है। अव्ययभाव जो समास होता है ना उसमें कौन सा पद जो होता है ना वह प्रधान होता है, तो उसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 क्या है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बताते हैं कि हमारे भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है वह क्या है, तो वह जाति प्रथा है। क्या है, जाति प्रथा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 है कि शुद्ध शब्द है। पूछा गया कि शुद्ध शब्द जो है ना इन चारों में से वह कौन सा है, तो अभिलाषा कैसे लिखा था, अभिलाषा, अभिलाषा ऐसे लिखा था। और ये कहाँ पर है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो 28 है कि घनानंद कवि है। घनानंद पूछा गया है कि वह किस प्रकार के कवि है, तो ये तो बार बार बताया कि घनानंद जी क्या है कि रीति मुक्त कवि है। कैसे है, रीति मुक्त कवि। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल कौन है, यही पूछा गया है। तो जन्म से ही पागल कौन है, सिंपल याद रखिए कि पापाती है। कौन है, पापाती। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं तो 30 इस प्रकार से कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक जो है ना यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी, तो उन्हें मछली खाने से कौन मना करते हैं, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि लेखक की माँ, लेखक की माँ, और लेखक के पिता तो मछली खाते ही खाते थे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना तो 31 इस प्रकार से कि पंडित बिरजू महाराजा 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, मतलब कि उनके पिता का ना कि डेथ हो गया, मृत्यु हो गया था। तो वो कितने साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गया था, तो याद रखिए कि 9.5 साल के थे ना तभी उनके पिता की मृत्यु हो जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ये तो सिंपल है, आप लोग पढ़ते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर को ही कहते हैं क्या कि भारत से मतलब स्वामी दयानंद की वेदांतियों का वेदांती। तो राइट आंसर सी हो जाएगा मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 है कि दही वाली मम्मा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मम्मा जो पाठ है ना इसके लेखक पूछा गया है कि लेखक कौन है। तो सिंपल है कि यह क्या है कि कर्नाटक के यानी कि कन्नड़ भाषा के, और कन्नड़ भाषा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 है क्या कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का इन चारों में से कौन सा जो है ना कि उदाहरण है। तो स्वर संधि का इन चारों में से जो उदाहरण है ना वह है वधु प्लस उत्सव यानी कि वधुत्सव। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 है कि ललित निबंध है। ललित निबंध पूछा है जैसे कि कहानी है, कविता है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो ललित निबंध मछली नाखून की बढ़ते बहादुर नौबत खाने में इबादत में कौन है। तो मछली क्या है, तो मछली कहानी है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं ना यही क्या है कि ललित निबंध है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 क्या है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, सिंपल है, इसमें क्या है कि शहनाई के मशहूर वादक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खाजी। तो बिस्मिल्लाह खाजी तो ही इसमें केंद्र में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि ना नौबत खाने में इबादत के ना लेखक कौन है, इसका आंसर ठीक है। नौबत खाने में इबादत के लेखक का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि स्वरनाम का भेद है। स्वरनाम का पूछा गया है कि भेद है। तो सिंपल है, द्रव्यवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है, लेकिन संबंधवाचक नहीं होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। क्या है कि पूछा गया स्वरनाम का भेद है। स्वरनाम उसमें हमने समझ लिया कि संज्ञा का, तो स्वरनाम का भेद कौन होता है, तो वह संबंधवाचक ही होता है। बाकी द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये तीनों के तीनों किसका है, तो संज्ञा का भेद है। तो याद रखिए कि स्वरनाम का भेद कौन है, तो संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 3 बेटों की माँ है। 3 बेटों की माँ पूछा गया है कि कौन है। तो सिंपल है, 3 बेटों की जो माँ है वह कौन है, तो वह सीता है। कौन है, सीता। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हो तो 39 है कि निम्नलिखित में स्वरनाम है। स्वरनाम पूछा गया कि क्या है स्वरनाम। तो स्वरनाम क्या होता है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे ही तो स्वरनाम कहते हैं। तो वह जो है ना वह क्या है कि स्वरनाम है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ क्या है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी है ना बेगूसराय, अपने बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे, तो उनका पूछा गया है कि पाठ कौन सा है। तो जनतंत्र का जन्म आप लोग पढ़ते तो किसके लेखक है, तो उन्हीं के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है क्या कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। तो पहनावे कौन सी संज्ञा है यही पूछा गया है। तो यह क्या है, तो यह जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 इस प्रकार से कि मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा स्वरनाम है। मैं आप चला जाऊंगा पूछा गया कि कौन सा स्वरनाम है। तो आप जो है ना यह निजवाचक स्वरनाम है। क्या है, निजवाचक स्वरनाम। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 है कि प्रतिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्रतिवेशन जो शब्द होता है ना वह किसकी विशेषता बताता है। तो यह किसकी विशेषता बतलाता है, तो याद रखिए कि विशेषण की। किसकी, विशेषण की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण की।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 इस प्रकार से है कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक है? कर्ता ने, कर्म को, करण से या पदार्थ से, ये आप लोग पढ़ते हैं ना कारक में। तो मीरा को से, जिंदगी से, तो यह से कौन सा कारक है? तो से जो है ना यहाँ पर कारक, यह करण कारक है। क्या है? करण कारक। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 में क्या कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल पूछा गया है कि भूतकाल मतलब क्या होता है कि जो बीत गया, तो वह कितने प्रकार के होता है, यही पूछा गया। तो कितने प्रकार का होता है? याद रखिए कि 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो 46 है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा ना, इसका आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका होता है V प्लस आयाम, V प्लस आयाम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 इस प्रकार से कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नीरव का पूछा गया है कि संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ना, वो हो जाएगा नी प्लस रव, नी रव। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 में जो है ना वो इस प्रकार से कि आ जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म, आ जन्म, आ जन्म। आप लोग पढ़ कर देखिए आ जन्म। तो आ जन्म जो है यह कौन सा समास बनेगा? क्या है कि इसका पूर्व पद है ना, इसी प्रधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वैभव समास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बढ़ते। तो 49 है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण समास, तो हम लोग क्या बताया है कि किसी भी अगर शब्द के बीच में अगर हाइफन दिखता है तो वह क्या आता है कि वह द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। और क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन, और इसके पार्ट 2 जो है ना उसको हम लोग मतलब कि इसके पार्ट 2 को अगले वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। 50 क्या है कि नित्य तेज में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो इसका उपसर्ग क्या है? तो इसका उपसर्ग का आंसर आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निस्तेज, निस्तेज का जो उपसर्ग होगा ना वह क्या होगा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग का समय जो है ना एग्जाम का बहुत ही कम बचा है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए बिगिनर्स लर्न के साथ। चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए।